नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं इतिहास के उस सुनहरे दौर में जब दुनिया को शिक्षा का असली मतलब समझ आ रहा था। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। जब भी दुनिया की सबसे पहली और विशाल यूनिवर्सिटीज का जिक्र होता है तो तक्षशिला का नाम सबसे ऊपर आता है। इसका ग्रांड स्केल, इसकी भव्यता और इसकी पढ़ाने की प्रणाली सच में किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बार उस दौर के ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब पश्चिमी देशों में ज्यादातर समाज जंगलों और गुफाओं में रहकर बस जीवन जीने के तरीके सीख रहा था। ठीक उसी दौर में प्राचीन भारत में तक्षशिला जैसी जगह पर लोग एडवांस्ड एजुकेशन और कॉम्प्लेक्स विषयों का ज्ञान अर्जित कर रहे थे। ये सच में एक बहुत ही बड़ा अंतर था जो इस संस्थान की विशालता को दर्शाता है। तो आज की इस चर्चा का मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे 1863 की उस महान खोज को, फिर बात करेंगे उनके अनोखे गुरुकुल सिस्टम की। उसके बाद 64 अलग अलग विषयों और उनकी एडवांस्ड मेडिकल ट्रेनिंग पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे उस तबाही के कालक्रम को। पहला भाग 1883 की महान खोज, यानी एक खोए हुए महानगर की वापसी। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतिहास की मिट्टी में दफन हो चुका ये महानगर वापस दुनिया के सामने आया कैसे। साल था 1863। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के दौरान इस महान विश्वविद्यालय के अवशेष पहली बार सामने आए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो उस समय के प्रमुख पुरातत्वविद थे, उन्होंने ही इन खंडहरों को ढूंढ निकाला था। और जो सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कनिंघम को वहां सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं मिला था, उन्हें एक पूरी तरह से विकसित महानगर मिला था। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित उस समय के इस शहर में प्रॉपर पक्के मकान थे, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था और कई भव्य मंदिर और मठ स्थापित थे। यही नहीं, ये व्यापार का भी एक बहुत बड़ा हब था जहां मसालों, रेशम और मोतियों से भरे हुए बस्लिंग मार्केट्स लगा करते थे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, यहाँ का अनोखा गुरुकुल सिस्टम, जो एक पूरी तरह से समानता पर आधारित परिसर था। अब इस ऐतिहासिक कैंपस के अंदर चलते हैं। यहाँ का गुरुकुल सिस्टम आम जगहों से काफी अलग था क्योंकि शिक्षक और शिष्य एक ही आश्रम में निवास करते थे। अब इस डिटेल के बारे में एक बेहद इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 10,500। तक्षशिला में न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया से 10,500 से अधिक छात्र पढ़ने आया करते थे। इस विशाल स्टूडेंट बॉडी के कारण एक आचार्य पर आमतौर पर 500 से अधिक शिष्य निश्चित होते थे। और इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये पूरी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल भेदभाव रहित, यानी स्ट्रिक्टली एगैलिटेरियन थी। जो छात्र राज परिवार या अमीर घरानों से आते थे वो आचार्य को फीस देकर अपना भोजन और निवास पाते थे, लेकिन जो निर्धन छात्र थे उन्हें कभी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता था। वो आश्रम का कार्य करके अपनी मेहनत से शिक्षा अर्जित करते थे। गुरु के दृष्टि में एक राजकुमार और एक आम नागरिक दोनों बिल्कुल समान थे। बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, 64 विभिन्न विषय और यहाँ का असीमित पाठ्यक्रम। इस यूनिवर्सिटी की एकेडमिक गहराई बिल्कुल असीमित थी। कोर्स की लंबाई पूरी तरह से शिक्षक की योग्यता और छात्र की रुचि पर निर्भर करती थी। ये जो संख्या है 64, ये तक्षशिला की विशालता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ 64 अलग अलग डिसिप्लिन सिखाए जाते थे। ये इसे सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि ज्ञान का एक विशाल महासागर बनाती थी। यहाँ विषयों की ऐसी बेजोड़ विविधता थी जो आज के मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को भी सीधी टक्कर दे सकती है। वेद और व्याकरण से लेकर गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति, धनुर्वेद यानी मार्शल आर्ट्स, ज्योतिष और यहाँ तक कि मंत्र विद्या भी सिखाई जाती थी। इसके अंदर आयुर्वेद और चिकित्सा की एडवांस्ड एजुकेशन भी शामिल थी। ये वही विशाल पाठ्यक्रम है जिसके अंतर्गत इतिहास के सुप्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ चाणक्य जैसे महान विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की थी। चौथा भाग, चिकित्सा की बेजोड़ ट्रेनिंग और प्राचीन सर्जरी के चमत्कार। अब उस विभाग की बात करते हैं जिसके लिए तक्षशिला पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। उस दौर में एक मेडिकल स्टूडेंट बनना बेहद चुनौतीपूर्ण सफर था। पहले स्टेप में पूरे 7 साल की कड़ी और रिगरस पढ़ाई करनी होती थी। उसके बाद दूसरे स्टेप में महीनों तक इंडिपेंडेंट फील्ड रिसर्च होती थी। फिर तीसरे स्टेप में शिष्य को खुद एक ऐसी नई और दुर्लभ जड़ी बूटी ढूंढकर लानी होती थी जिसके बारे में पहले किसी को ज्ञान न हो। ये सब पूरा होने के बाद ही ग्रेजुएशन और अप्रूवल मिलता था।
जातक कथाओं और पुरानी शोधों से एक ऐसी डिटेल सामने आती है जो सच में चौंका देती है। तक्षशिला के स्नातक मस्तिष्क यानी ब्रेन और आंतड़ियों तक का ऑपरेशन बहुत ही सुगमता से कर लिया करते थे। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि जब बाकी विश्व में चिकित्सा का ठीक से विकास भी नहीं हुआ था, उस वक्त यहाँ के विद्वान आम जड़ी बूटियों से इतनी कॉम्प्लेक्स और रेयर डिजीजेस की सर्जरीज कर रहे थे। और अब 5वां भाग, तबाही का कलाक्रम, ज्ञान के अंत की एक बेहद दुखद कहानी। इतने गौरवशाली संस्थान का सफर बदकिस्मती से हमेशा आगे नहीं बढ़ सका। इस पतन के कालक्रम को क्रोनोलॉजिकली देखते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के बावजूद तक्षशिला एक सुप्रीम मेडिकल सेंटर बना रहा। 5वीं शताब्दी आते आते चीनी बौद्ध भिक्षु फायन ने यहाँ आकर एक भव्य और विकसित कैंपस देखा था। परंतु उसके बाद 6वीं शताब्दी से विदेशी आक्रमणों का एक लगातार सिलसिला शुरू हो गया। नतीजा ये निकला कि 7वीं शताब्दी में जब एक और चीनी भिक्षु ह्यूएन त्सांग यहाँ पहुंचे, तब वहां मलबे और खंडहरों के अलावा कुछ नहीं बचा था। तो आखिर इतने बड़े ज्ञान के केंद्र की तबाही का जिम्मेदार था कौन? टेक्स्ट्स में इसके कई ऐतिहासिक दृष्टिकोण मिलते हैं। एक थियोरी ये कहती है कि मध्य एशियाई जनजातियों ने यहाँ आक्रमण करके शहर को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि शक और हुनों ने इन्वेजन्स के दौरान यहाँ भारी लूटपाट मचाई, हालांकि शायद पूर्ण रूप से इसे नष्ट नहीं किया। वहीं एक तीसरा मत ये भी है कि 6th सेंचुरी के बाद अरब और तुर्की आक्रमणकारियों ने इस स्थान को इसलिए मिटा दिया ताकि भविष्य में यहाँ से नए स्कॉलर्स आगे ना निकल सकें। हम यहाँ किसी एक मत का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि ये वही थ्योरीज हैं जो डॉक्यूमेंट्स में निष्पक्ष रूप से दर्ज हैं। आज इस बड़ी तबाही का असर साफ देखा जा सकता है। वर्तमान समय में आधुनिक इस्लामाबाद से करीब 35 किलोमीटर दूर रावलपिंडी जिले में स्थित इस ऐतिहासिक जगह पर अब सिर्फ टूटी हुई मूर्तियां और बौद्ध धर्म के अवशेष ही देखने को मिलते हैं। एक बेहद शानदार और विशाल दुनिया जो अब केवल मिट्टी के ढेर और इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह गई है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बेहद गहरा सवाल छूट जाता है। तक्षशिला के उन खंडहरों और मलबे के नीचे प्राचीन काल का वो कौन सा अद्भुत और ग्राउंड ब्रेकिंग ज्ञान था जो हमेशा के लिए दफन हो गया? एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने सदियों पहले सर्जरी और अर्थशास्त्र की ऐसी मजबूत बुनियाद रखी थी, उसके अंत के साथ मानवता ने कितना कुछ खो दिया। उम्मीद है इस चर्चा के माध्यम से इस ऐतिहासिक धरोहर की अहमियत और बेहतर ढंग से समझ आई होगी।